बताते हैं देश की कोरोना अपडेट। दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए मामले सामने आए हैं और 141 लोगों की इन 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 63,729 नए मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 398 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, जबकि गुजरात में कोरोना के 8,920 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में और इसी ड्यूरेशन में 94 लोगों की मौत हुई है गुजरात में। राजस्थान में कोरोना के 7,359 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 31 लोगों की इस कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। नागपुर में कोरोना के 6,194 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और इन 24 घंटों में नागपुर में 75 लोगों की मौत हो गई है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 2,402 नए मामले रजिस्टर हुए हैं और 17 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है। कुंभ में शामिल 24 संत आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुंभ में शामिल 54 संत अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं कर्नाटक के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कर्नाटक में 14,859 नए केस सामने आए हैं और 78 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 8,449 नए मामले सामने आए हैं और 33 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से पलायन लगातार जारी है क्योंकि मजदूरों को कोई भी भरोसा नहीं दिला पा रहा है और लिहाजा वो ट्रेनों से अपने गांव की ओर जाने की जद्दोजहद में दिख रहे हैं। यह आप तस्वीर देख रहे हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर पूरा एक परिवार बैठा हुआ है। ये एक ही परिवार का सदस्य लोग यानी एक ही परिवार है। करीबन 12 से 15 लोग हैं, छोटे बच्चे इसमें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। यह सभी के सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अजमेर से, और यह सभी लोग अब मुंबई से पलायन कर रहे हैं अपने गाँव की तरफ। इन लोगों से जान लेते हैं। सिकंदर जी इनका नाम है। क्या कहेंगे, किस वजह से आप लोगों को यह फैसला लेना पड़ रहा है इस मुसीबत में? घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आकर और तकलीफ हो रही है आपको? सर ऐसा है कि मजबूरी है, इधर रहेंगे तो हमको खाने पीने का पैसा भी लगेगा, दुकान भाड़ा भी देना है, धंधा पानी कुछ है नहीं, ऊपर से बीमारी का मार है, परेशान हाल होकर जा रहे हैं। एक्चुअली सोचा था कि पिछले साल के जैसा अब की बार हाल नहीं होएगा, लेकिन अब की बार भी केस डबल निकल रहा है। तो सर ऐसा है कि जान से ज़्यादा, माल से ज़्यादा जान नहीं है, तो जान की हिफाजत की वजह से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा कर्म भूमि यहाँ है, हम सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी ऐसी बन गई कि हमको जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको लगता नहीं कि साल अगर मुंबई में रहते हैं तो सेफ रहते? आप बच्चों को लेकर बाहर निकले हैं, लगता नहीं कि डर नहीं लग रहा है? सर धंधा पानी बिल्कुल है नहीं, खाने का भी इश्यू हो जाएगा, बच्चों को कैसे पालेंगे? दूध, चाय, पानी, राशन का भी रोज का 500-600 रुपये खर्चा लगता है, दुकानें 100 बंद है, भाड़ा किराया लगेगा, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे सर? पिछले साल हमारा 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और यह 1-2 लाइनें आप देखिए दूर दूर तक जहाँ पर न जाएगी, जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे करीबन 1 किलोमीटर से अधिक की लाइन लगी हुई है और यह लंबी लाइन लगी होने की वजह से बेकाबू भीड़ है। पुलिस यहाँ पे आरपीएफ के जवान हालांकि है मौजूद है, जीआरपी के मौजूद है, लेकिन वो करें भी तो क्या करें, भीड़ इतनी बेकाबू है। और यह देखिए कि धक्का मुक्की किस तरीके से यहाँ पर हो रही है और हर कोई इस बात पे इंतजार में है कि जल्दी कैसे हम जाएं अंदर, कैसे हम ट्रेन पकड़ लें। लेकिन यह वास्तव में एक बड़ा कैरियर बन सकता है। देखिए छोटे बच्चे को लेकर भी माताएं जा रही हैं। कहाँ जा रही है आप बच्चे को लेकर? यूपी जा रहा काम। कहाँ जा रहे हैं आप? कन्नौज। क्यों यहाँ पे काम करते थे आप? हाँ काम करते थे। क्यों निकल पड़े आप? धंधे पानी नहीं हो रहा है। क्या करते साहब? धंधा नहीं है? रिक्शा चलाते हैं। नहीं, धंधा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। सरकार तो बोल रही है कि हम 1500 रुपये महीना आपको देंगे। 1500 में चलेगा क्या? 4 लड़के बच्चे हैं पर और आगे आप जा रहे हैं। तो वापस कब आएंगे? आना है? वापस आएंगे 5 जून को। जून में तक आपको अभी देख के आएंगे कैसा माहौल है। आप क्यों जा रहे हो? यही धंधा पानी नहीं है, क्या करें? नहीं यहाँ पे नहीं, यह स्थिति है, यह वास्तव में विचित्र स्थिति है। आप लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअल कोरोना का सिस्टम चल रहा है, इसकी वजह से भागना पड़ा। लास्ट टाइम पर सब परेशान हो गए थे, खाने पीने का के वांदे हो गए थे। तो जो बड़े बड़े लोग तो खाने ही नहीं पूछ रहे थे और सेठ लोग तो पगार ही नहीं दे रहे थे और पुलिस वाले तो खैर अल्लाह उनसे बचाए। लेकिन सही है, सही कर रहे हैं आप, पुलिस की अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। लेकिन लगता है जो लगातार सरकार कह रही है कि हम आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अपील कर रही है मत जाइए, ध्यान नहीं हो पा रहा है इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक परेशान है, सब परेशान है, सिलाई वाले से लेके रोजमर्रा की जिंदगी वाले सब परेशान है। ध्यान होता तो हम लोग जाते ही नहीं।
कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं हम लोग कहाँ? गोरखपुर जा रहे हैं। टिकट लिया आपने? हाँ टिकट है। टिकट लिया है? हाँ टिकट है। इसी वाले से आप जा पाएंगे फिर। आप लोग भी क्या? हम लोग 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए कि ग्रुप का ग्रुप जा रहा है। क्या करते थे आप लोग यहाँ पे? रोज की दिहाड़ी, बस रोज की दिहाड़ी कमाते थे, खाते थे। अभी वो सब काम बंद हो गए। हाँ। इस वक्त हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास मौजूद हैं और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूरों का पलायन जारी है। लोग अपने साथ अपना बोरिया बिस्तरा लेके जा रहे हैं। इन्हें ये डर है कि फिर से अगर लॉकडाउन लग गया तो उन्हें फिर से खाने पीने की किल्लत आ जाएगी। खासकर अगर हम मजदूरों की बात करें तो ये मजदूर अपने गांव से निकलकर शहरों में बसते हैं और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते अब इन्हें सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है जब लॉकडाउन हो जाता है तो इनका काम बंद हो जाता है, जिसके बाद अब इन्हें ये मुसीबत आ चुकी है कि अब ये अपने घरों की तरफ या अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं। दिल्ली की कोरोना से खस्ता हालत के बीच अब अस्पतालों में बेडों और इलाज पर सियासत हो रही है। देखिए कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड खत्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है। हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। ऐप पे जाइए तो दिल्ली में बेड ही बेड है, बेड की कमी ही नहीं है, लेकिन लोगों को बेड नहीं मिल रहे और हर व्यक्ति एक दूसरे से बेड के लिए अनुनय विनय गुहार लगाता हुआ, पुकार करता हुआ दिख रहा है। कल ही मेरे ट्विटर पे कहीं से आया संदेश कि श्मशान घाट पे या कब्रिस्तान पे या हॉस्पिटल्स में पीपीई किट नहीं मिल रहे। हमने तुरंत अपने ऑफिस को फोन किया और लगभग 100 के आसपास पीपीई किट, बहुत जो आवश्यक जिनको था उसको हमने दिलवाया है, लेकिन हमारी एक सीमा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक केस में बड़ा झटका लगा है। एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड प्लांट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचकुला कोर्ट ने पूर्व सीएम पर आरोप तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस के सहपऊ थाने में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। गांव के लोग एक युवक के पकड़े जाने का विरोध कर रहे थे। राजस्थान के जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 4 दुकानों के बाहर के बरामदे की छत गिर गई। दुकानें बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बाद में मलबे को हटाया गया। अमृतसर के नमक मंडी में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। घर की महिला ने आरोप लगाया कि शराब पीने से रोकने पर गुस्साए पति ने घर में आग लगा दी। पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। इमरान खान सरकार ने देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यह फैसला लिया है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 28 अंक चढ़कर 48,832 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंकों पर 14,617 पर बंद हुआ। आज सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बंगाल में अब शाम 7 बजे तक ही प्रचार होगा। पहले रात 10 बजे तक प्रचार हुआ करता था। अब बाकी के 3 चरणों में प्रचार 72 घंटे पहले खत्म करना होगा कैंडिडेट्स को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय बैठक की थी और उस सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया है कि प्रचार अब रात 10 बजे तक नहीं बल्कि शाम 7 बजे खत्म करना होगा। और वो प्रचार जो पहले 48 घंटे पहले रुक जाता था अब 72 घंटे पहले रुक जाएगा। यानी कि जिस दिन इलेक्शन है उससे 72 घंटे पहले कोई रैली का आयोजन नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी। कोलकाता में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सर्वदलीय बैठक की जिसमें बीजेपी, टीएमसी समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बीजेपी ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो वहीं टीएमसी ने बाकी चुनाव एक साथ कराने की मांग की।
पश्चिम बंगाल के नादिया में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया। साथ ही चुनाव आयोग से गुजरात के लोगों को बंगाल आने पर तुरंत रोकने की मांग की। पश्चिम बंगाल में नादिया के तेहट्टा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। यहां अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में पूर्वी बर्धमान के कटवा इलाके में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे का लगा बैन आज शाम 7 बजे खत्म हो गया। दिलीप घोष पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में हुई फायरिंग मामले में जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 5वें चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम समेत सभी जरूरी सामान दिया गया। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास जम्मू में अपने घर पहुंचे। इस मौके पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। राकेश्वर सिंह मनहास से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की और नक्सलियों के कब्जे से छुड़वाने के लिए उन्होंने सरकार का और इंडिया न्यूज का धन्यवाद दिया। परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं। राकेश्वर सिंह हैं, उनके जो साथ उस वक्त छत्तीसगढ़ से जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा अहम रोल निभाया, वो साथी भी इस वक्त साथ थे और इसके साथ साथ उनकी पत्नी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त जो थे उस वक्त वो उनका परिवार था कि आखिरकार राकेश्वर सिंह कब वापस आएंगे। सबसे पहले राकेश्वर सिंह से ही बात करूंगा। राकेश्वर, परिवार में पहुंच चुके हैं, कैसा लगा? सर बढ़िया लगा सर, आज बहुत खुशी हुआ सर कि अपने परिवार से मिला हूँ सर। उस वक्त लग रहा था कि कुछ क्या होगा, कब मिलूंगा, कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कितना मुश्किल टाइम था कि जो परिवार तक पहुंचने में, दिल्ली से या छत्तीसगढ़ से जब रिहा होने के बाद यहाँ इंतजार था, परिवार भी पूछ रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, इंतजार था सर, परिवार का भी और सर मेरे को भी कि कब मैं अपने घर पहुँचूँ सर। आप एक कहीं ना कहीं खुशकिस्मत हैं कि आप वापस खुशी पूर्वक लौट गए हैं परिवार में। उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है? सर उन्होंने जो खोया है सर, साथी थे अपने। राकेश्वर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ उनकी पत्नी हैं। मीनू, मुश्किल टाइम अब खत्म हो गया? हाँ जी सर, खत्म हो गया। खुशी का टाइम, खुशी का दिन आ गया आज। बच्ची देख रहा हूँ पीछे, वो खुश है, दौड़ रही है, नाच रही है, सबसे ज्यादा खुश है आज। वो भी बहुत खुश है, सोच रही है क्या हो रहा है हमारे घर। खुश है, ये सब देख के बहुत खुश है वो भी। आपने एक चीज कही थी कि ग्रैंड रिसेप्शन होगा, सबकी यहाँ पर वेलकम उनके करने के लिए हो गया, ग्रैंड वेलकम हो गया। जी जी, सभी आए थे, फोर्स ने सारा अरेंजमेंट कराया था। मेरठ में अचानक आई आंधी में टिन शेड एक कार के ऊपर गिर गया। हालांकि इस हादसे में एक लड़का बाल बाल बच गया। आज आंधी तूफान मेरठ समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखा गया, लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये जब शाम के वक्त आंधी तूफान आ रहा था उस दौरान कैसे एक टिन शेड नीचे खड़ी कारों के ऊपर गिरा। वहीं पर एक लड़का मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मत रहा कि वहां से बच निकल। ये देखिए, फिर ये टिन शेड गिरा और ये लड़का देखिए, ये आगे बचकर निकल गया। किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, नहीं तो जितना बड़ा टिन शेड गिरा और कारों के ऊपर गिरा, हो सकता है कि इसकी जान पर बना सकती थी। दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह जबरदस्त आंधी तूफान हुआ और उस आंधी तूफान में यह हादसा हुआ है, लेकिन यह युवक खुशकिस्मत रहा कि इसकी जान बच गई। हालांकि गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन गाड़ियों के पास खड़ा हुआ शख्स चंद सेकंड के अंतर से अपनी जान बचाने में, ये देखिए, ये टिन शेड गिरा और युवक भागकर उसने अपनी जान बचा ली। हजारों करोड़ के घोटाले में आरोपी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। अब उसे भारत लाने की मुहिम में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि नीरव मोदी को ब्रिटिश हाईकोर्ट में अपील का अधिकार अभी भी बाकी है। इसके बाद नीरव मोदी के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय अभी है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को 13,570 करोड़ का चूना लगाया था।
19 मार्च 2019 को गिरफ्तारी के बाद से नीरव मोदी वंड्सवर्थ जेल में बंद है। भारत से फरार होने के बाद से ही सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मामला कोर्ट में गया। इसके बाद इसी साल 25 फरवरी को ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का फैसला भी सुनाया था। हालांकि अभी भी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में कई पेच हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि एक स्टेप आगे जरूर बढ़ गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने नीरव के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।